नमस्कार सर, आप सभी वरिष्ठों को प्रणाम। सर मैं नमस्कार। ये राहुल सर से मेरा सर ये थोड़े बहुत सर मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि सर ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सर डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट डेटा सर लागू करने के लिए हर राज्य को सर अपने आरटीआई एक्ट में सर, बदलाव करना पड़ेगा, तभी वो सर इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं सर केंद्र सरकार ने कर दिया है तो हर जगह भी ये लागू हो जाएगा सर। जहां तक मेरी जानकारी है, भरत पंड्या जी, इसके नोटिफिकेशन 2024 में ही निकल चुके थे। और केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को इसके नोटिफिकेशन जारी हुए थे। और उसमें 2024 में ही ये संशोधन हो चुका था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी इसको लेकर के, जो अभी बीच में जो आरटीआई एक्टिविस्ट और जो संस्थाएं हैं वो अब जब इसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि अभी क्या है, क्योंकि मैंने खुद नोटिफिकेशन पढ़ा था। मध्य प्रदेश शासन के पास जो नोटिफिकेशन आया था उसकी एक कॉपी इधर सूचना आयोग भी आई थी। तो उस नोटिफिकेशन के तहत तो ये जो अमेंडमेंट था, क्योंकि अमेंडमेंट तो आपको याद होगा उससे पहले हुआ था। तो और बिल पारित हो चुका था संसद में, और गजट नोटिफिकेशन जारी होना था, तो गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था। तो ये जो आप ये कह रहे हैं कि अब उस नोटिफिकेशन के बाद और क्या प्रक्रिया होती है जिसके तहत वो अभी, वो मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन उसको लेकर के। सभी लोग कह रहे नहीं, वो तो अभी पिछले महीने लागू हुआ है या इस महीने लागू हो रहा है। सर वो कोई मतलब एक्चुअली है नहीं। दिक्कत ये है कि ये जो हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग हैं, ये इनकी दिक्कत ये होती है कि ये जब प्यास लगती है अच्छी जम करके तो रेगिस्तान में कुआं खोदने का काम अक्सर करते हैं। आपको याद होगा कि 2023 से हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, लगातार कम से कम 1 दर्जन वेबिनार किए, पूरे साल भर चला। इसमें हम्म। सबसे पहले इसको पॉइंट आउट करने वाले हमारे माननीय शैलेश सर गांधी जी रहे हैं, जिन्होंने इस बात को प्रमुखता से मुखर होकर के, आपको याद होगा कि सूचना आयुक्तों की एक कॉन्फ्रेंस रखी थी उन्होंने, उसके अभी वीडियो सारी चीजें उपलब्ध हैं। हम लोगों ने निखिल डे जी, अरुणा राय जी और सबको इनको अंजलि जी सबको बुलाया था। उस समय इसमें चर्चा हुई थी और इसके खतरे को पहले ही बताया जा चुका था, क्योंकि हम लोग इसके खतरे को माननीय शैलेश जी के माध्यम से समझ गए थे। उन्होंने सबसे पहले इसको पॉइंट आउट किया। तो हमें ये लगा कि ये टाइम रहते ही इस बात को पर्याप्त उठाया जाए, पर्याप्त इसकी चर्चा की जाए, पर्याप्त जो भी किया जाए। तो उस समय तो हमें लगता है कि ना मीडिया वाले लोग समझे, इसमें चर्चा भी होती थी कि भाई ये मीडिया वाले क्यों सो रही शिवानंद जी, है थोड़ा वो जो हम शिवानंद जी, लोगों ने आप लोगों ने इसको किया जो शिवानंद जी कितना छपा था कल शिवानंद जी। नहीं, शिवानंद मीडिया जी, में मीडिया में सर थोड़ा बहुत छपा था, लेकिन आज जिस तरह से, जैसे जैसे रवीश मैं कुमार या इस मैं तरह से मैं मैं सभी मैं अन्य बता रहा हूँ शिवानंद लेकिन जी। सत्येंद्र जी थोड़ा सा होल्ड करो ये यार, सत्येंद्र आप जी कुछ थोड़ा बता सा रहे हैं। होल्ड। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से रवीश कुमार और बहुत सारे लोगों का इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल और हर जगह मीडिया में इन चीज़ों की आ रही है, सर्कुलेशन हो रहा है। यही चीज पहले होनी थी, आज से 2 साल पहले होनी थी। यदि हो जाती तो शायद सरकार पर कुछ दबाव बनता। अब तो लॉ पास हो गया है, तो लॉ बन गया है सर। वो बिल जो है वो लॉ के तौर पे एक्ट बन गया है। अब उसको मतलब वापस लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। मतलब अब तो ये है कि एक तरह से अब देखिए क्या सरकार करती है, सभी लोग कर रहे हैं, मतलब ये है इसका सर। और बाकी में लगता नहीं कि इसमें नया कुछ भी है, वही सारी चीजें हैं जो उन्होंने उसमें वो मांगे थे, सजेशंस मांगे थे, सुझाव मांगे थे कि आप लोग सुझाव दीजिए कि क्या क्या इसमें सुझाव। तो हम लोगों ने, आपको याद होगा कि एक फॉर्मेट बनाया था, सभी जो एक्टिविस्ट और जो जी काम हाँ, करने वाले याद लोग है। हैं, सबने खूब ईमेल किए थे, सबने मैसेज किए थे, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे थे, पता नहीं क्या क्या हुआ था, पर हो गया, तो यही है। शिवानंद जी, मेरी आवाज आ रही है? और नहीं, सब किरण जी ये आवाज आए। ये हाँ जी, और कब तक राहुल का? सर जी। इस पे कर देता है। जो राहुल सिंह साहब ने कहा वो सही है कि नोटिफिकेशन 2024 में शायद आ गया है। दूसरा ये हुआ कि इसको पब्लिसाइज नहीं किया गया, मतलब जो मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी वेबसाइट पर भी अपलोडेड नहीं है। दूसरा क्या है कि अब ये हल्ला क्यों हो रहा है, तो उसका कारण मैं बता देता हूँ कि पहले वो केवल एक्ट था। अब क्या है कि ड्राफ्ट रूल्स आ गए हैं अभी फरवरी में, और ये जब डीपीटीपी रूल्स आ गए हैं। दूसरी बात है कि अब डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना होने वाली है। तो जैसे सूचना आयोग होते थे, तो उस तरह से डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया अस्तित्व में आ जाएगा। और फिर जो डीपीओ बन जाएंगे, जैसे आरटीआई में पीआईओ होते हैं, तो वैसे डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बन जाएंगे बड़ी बड़ी जो इंटरनेट कंपनीज है उसमें। तो जो फिड्यूशियरी या जो सिग्निफिकेंट फिड्यूशियरी है, कि जिनके पास कुछ लाखों करोड़ों लोगों के इंटरनेट अकाउंट्स है, तो वो शुरू कर देंगे। और इसलिए ये अब अवेयरनेस थोड़ी बढ़ रही है और हंगामा भी बढ़ गया कि जब एक्ट बना
तब इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था। और अब चूंकि जब अब रूल्स और डीपीडीपी ये जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना होने जा रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है और इसलिए ये हंगामा बढ़ गया है। बाकी ये जो लागू हो तो गया है अवेयरनेस, इसका बीरेन जी वही चर्चा हो रही है कि अवेयरनेस तो उस समय काफी फैलाई गई थी। सूचना आयुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन हेराल्ड और पता नहीं क्या क्या हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार यहाँ पर आए थे, इंग्लिश अखबारों में चीजें रखी गई थी। तो भाई अवेयरनेस ठीक है, वही हम कह रहे हैं कि टाइम रहते ही क्यों नहीं इसकी लड़ाई लड़ी गई। साल पहले यदि ऐसा होता, सारे लोग इतने अवेयर होते, विशेष तौर से पत्रकार, आपको याद होगा उस समय भी बात चल रही थी कि पत्रकार यदि कोई भी चीज इसमें छापेंगे, कोई भी, वो जो आज सूत्रों की बात कर देंगे, हमें फलाना सूत्र से जानकारी मिली है, यदि वो सूत्रों की बात करें कहेंगे तो उनसे पूछेंगे तुम्हें सूत्र कहाँ से मिले, तो 250 करोड़ के जुर्माने की बात उस समय भी आई थी। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस चीज को जो समझदार, अवेयरनेस तो ठीक है, अवेयरनेस की बात तो आप कर रहे थे, कॉमन आदमी के पास जब बात जाए तो अवेयरनेस की बात आती है, लेकिन आप तो ऑलरेडी एक 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 विशेष वर्ग के लोग थे जिनको जिनको ये चीजें, तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि वो उनके पास बुद्धि ही नहीं थी या जानते ही नहीं थे कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। भाई ये तो भाप गए थे ना चीजों के कि ये होने वाला है, और इतनी सारी चीजें हुई थी। तो हमें लगता है कि उस समय इनको एक फोर्स के साथ आना चाहिए था और आसान था उस समय। अब डिफिकल्ट है। अब ये बताइए, एक्ट बन गया है, लॉ बन गया है, कानून बन गया है, तो वो बोर्ड का गठन तो होना ही है। बात तो उसमें भी आई थी किस तरह से बोर्ड का गठन होगा, इस तरह से ये होगा, तो ये बात तो पहले भी थी कि बोर्ड का गठन होगा और एक्ट और बनेगा तो। बोर्ड के गठन से मजेदार बात यह है शिवानंद जी की, बोर्ड के गठन से अमेंडमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। जो आरटीआई में अमेंडमेंट है वो तो हो चुका है और आरटीआई एक्ट उसी अमेंडमेंट के तहत चल रहा है अब। जी ये तो 2024 में ही हो गया था अमेंडमेंट, बिल्कुल सही बात है नोटिफाइड सर। हो गया था 2024 में। पार्लियामेंट में शिवानंद जी, पार्लियामेंट में फ्राइडे में टीएमसी का एमपी मैडम महुआ मोइत्रो ने ये बात को उठाई है राज्यसभा में। तो मैं यही कह रहा हंगामा हूँ, उधर मैं भी शुरू हुआ मैं है। मैं यही कह रहा हूँ, आशीष जी, महुआ मोइत्रा जी का मैंने वो थोड़ा सा सुना है, बिल्कुल सही बात है। उस समय भी यही बात आई थी कि जब ये बिल पास होने वाला था, लोकसभा में गया था, तो आपको याद होगा कि जब बिल पास हुआ तो किसी भी विपक्षी दल के किसी भी सांसद के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था उस समय। ये चुपचाप शांत बैठे हुए थे और हमें अच्छी तरह से याद है वो वीडियो भी किसी ने शेयर किया हुआ था कि किस तरह से बिल लोकसभा में पास हुआ था। मतलब इसी तरह से लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह, मतलब बिना किसी हंगामे के, बिना किसी वॉकआउट के, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। और आज आप हल्ला कर रहे हो, बात जब तो वही लोग है जाके ना, आपसे संपर्क जब कर रहे हैं जब तो समय था। एक एक सांसद उठ करके बोल रहा है, चाहे महुआ मोइत्रा हूँ चाहे कोई भी हो, क्या आपकी वैल्यू होगी, हाँ, क्या सुना जाएगा, आप बताइए आज। और उस समय देखते जब हैं आपके गए पास कांग्रेस ताकत नहीं, थी तो आप कांग्रेस पूरा भी वॉकआउट इसमें कर देते, इंटरफेयर हंगामा किया है। करते, तो कुछ उसका बनता, कोई न्यूज बनती, कोई व्यवस्था होती उस समय। नहीं नहीं, सरकार क्या तो होगा ये तो बात की बात होने है, लेकिन अपोजिशन अपोजिशन सब मिलके इसको उठाया जे डीपीडीपी एक्ट का सेक्शन 44(3) को रिपील करो, इसको आरटीआई एक्ट में अरे हाथ देने का कोई चांस नहीं है, इसको हटाओ, ऐसा हुआ है। शिवानंद सर, उस समय हमने लीडर ऑफ अपोजिशन से और अपोजिशन के लीडर्स से भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उस समय कोई आगे नहीं आया। इवन डायरेक्ट हम वही लोगों ने सुना लेटर्स नहीं भी भैया, हम अच्छी तरह जानते हैं, चिल्लाते रहे साल भर यहाँ पे, सब तमाम मीडिया मैंने में हर खुद ही, जगह आपने खुद सर्कुलेशन ही, होता हम रहा। लोगों ने खुद ही लेटर्स भेजे थे इनको, इनको लेटर्स भेजे थे, लीडर हाँ ऑफ मुझे पीपल याद को है। हमने लेटर भेजे थे, कोई कुछ नहीं किया था उस समय। और ये पूरा देखा। अचानक से इनके इनफैक्ट अंदर से हमारे फोकस हो यहाँ गया कि नहीं इंफॉर्मेशन कुछ कमीशन करेंगे। में आपको याद होगा 2022, ये सॉरी 23 में मैंने और कृष्णामूर्ति साहब दो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, हम दोनों ने साइन किए थे उस पिटीशन पे 23 में। तो ये पहली बार हुआ था कि कोई सिटिंग इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो सरकार की कोई प्रपोज नीति के अगेंस्ट में आवाज उठा रहा है। तो यहां तक हमने उसमें किया था, मतलब एक हमने अपनी ओर से हमने कहा कि नहीं, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। मतलब क्योंकि ये कभी आप सोचेंगे कि आप उस पद पर बैठे हुए हैं और पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो है वो नॉर्मली शासन की नीतियों के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, और जो प्रपोज लॉ आ रहा है, कोई एक्ट आ रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं बोलते, ये नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने उस समय, मैंने और कृष्णामूर्ति साहब ने डिसाइड किया था कि नहीं, ये गलत है और इस पर हमें अपनी राय जाहिर करनी चाहिए। तो हमने इसका प्रपोजल में उस समय अमेंडमेंट के लिए, उन्होंने अमेंडमेंट नहीं, उस समय जो अमेंडमेंट होने वाला था उस पर, प्रपोज अमेंडमेंट पर उन्होंने ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए थे। तो उसी बिल्कुल दौरान सर। हमने उसमें लिखित में उनको भेजा था। अब व्यक्ति ने, हमें लगता है कि हमारे जो भी लोग थे, जहां से भी माननीय सूचना आयुक्त थे, जैसे सीटिंग थे या कि एक्स थे, सभी ने अपना प्रयास किया। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने सबने अपना प्रयास किया था, काफी कुछ लिखा पढ़ी हो गई थी, लेकिन सरकार इम्यून है पूरी तरह से, उसको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अब देखिए क्या कुछ अंतर होता है हमें। हालांकि ऐसी सरकारों से तो आप उम्मीद बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन अब तो ये डिपेंड करेगा कि ये क्या करते हैं। फिर पर दो हम आदमी लोगों अगर हम लोगों दो आदमी हम बोलेगा लोगों ना ने तो शिवानंद जी,
दो आदमी अगर बोलेगा तो सरकार इसको सेक्शन 44 डीपीटीपी एक्ट को हटा देगा। एक होगा नीतीश कुमार, नहीं तो चंद्रबाबू नायडू। हाँ, तो दोनों में उनसे से एक बुलवाइए को बोलना भैया, होगा। अब उनसे शिवानंद बुलवाइए। जी, शिवानंद जी, ये जो आप बता रहे हो, तो ये मैं इसको थोड़ा सा आपको बताना ये चाह रहा था बीच में आपके कि ये इसका प्रचार प्रसार वास्तव में नहीं हुआ था। अब मैं कल की आपको बात बता दूं, कल हमारे पत्रकार एसोसिएशन का कार्यक्रम था जिसमें राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लोग भी आए हुए थे। और हमारे, जैसे कि आप जानते होंगे, संजय लोकस्वामी के जितेंद्र सोनी जिनके ऊपर वो जो कार्रवाई हुई थी कमलनाथ सरकार में, वो भी आए हुए थे। उन्होंने डाटा प्रोटेक्ट संरक्षण बिल इसकी बात हम पत्रकारों के सामने रखी। जब कार्यक्रम खत्म हुआ साहब, तो मैंने जीतू सोनी जी से मुलाकात करी। मैंने कहा साहब, ये जो आप बता रहे हो इसके सर में हमारी जो आईटीआई रेवोल्यूशनरी में हमने कई बार इस मामले को लेकर के बहुत कुछ करा, तो लेकिन इसका कोई ज्यादा असर नहीं देखा गया। और साहब, यहाँ तक कि लोकसभा में भी अब ये जब चला था तो किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी साहब। और जब अब आपको लग रहा है कि पत्रकारिता पे ये खतरा महसूस हो रहा है, तो अब आप इसको आम पत्रकारों के कार्यक्रम में आकर के ना अब ये जो चीजें बता रहे हो, तो मैंने कहा साहब इसका फायदा अब क्या मिलेगा। तो ये मैंने उनसे कल ही मैंने ये चर्चा करी थी, और ये हमारे जिला एसोसिएशन का बड़ा प्रोग्राम हुआ था साहब, पत्रकार संघ का। इसके खतरे को इसमें ये बात आई इसके थी। इसके खतरे को पहले ही चर्चा कर ली गई थी कि इस तरह से होने वाला है। और पत्रकारों के विशेष तौर पे हमें याद है, हम लोगों ने एक आध आर्टिकल भी किसी लोकल अखबारों में हमने छपवाया था कि पत्रकारों के लिए अब छापना मुश्किल पड़ जाएगा, यहाँ पर 250 करोड़ का जुर्माना और जेल जानी पड़ सकती है, इस तरह से बात आई थी। और तब भी थे। और मीडिया में जब कोई चीज आ जाती है, रिनॉम्ड अखबार है जैसे द हिंदू में आई है या हिंदुस्तान टाइम्स में चीजें छपी है, तो लोगों को सोचना चाहिए, पत्रकारों को भी सोचना चाहिए। क्या उस समय सो रहे थे? ऐसे थोड़ी होता है, सूचना आई तो लेकिन लोग साहब आकर ना के वीडियो प्रोसेसिंग कर रहे बताया हैं। नहीं गया आज था। भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स बताया मीडिया नहीं गया एकदम था चुपचाप साहब। है। बता आज अब रहे हैं सर अब आज। जब अब जब अब जब अब प्यास से अब मरने लगे तो कुआं खोदने की बात आ रही है, बता तो नहीं, वो आज बता नहीं रहे, अभी बस इतना हुआ है अभी। और उसमें देखिए, हर खबर का क्या होता है कि एक खबर का सीजन होता है, एक फ्लेवर होता है। कई बार वो खबर किसी किसी मौके पर मतलब उस समय उतना असर नहीं करती, और बहुत समय बाद जाकर के बहुत बड़ा असर कर देती है। ये बात सही कह रहे हैं। और तो बस वही चीज हुई है इस खबर के साथ भी। उस समय भी विरोध हुआ था, संसद में भी लोगों ने आवाज जो उठानी थी उठाई थी। अभी क्या हुआ है कि अभी एकदम से ये इसका जो हम देख रहे हैं वो एक मतलब विपक्ष में राहुल गांधी जी जो हैं वो मिल रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट से, और वो संस्था लगातार अपना इस पक्ष को इसको हाईलाइट कर रहे हैं। फिर रवीश कुमार ने इसको कर दिया, तो ये इस तरह से थोड़ा सा वो इशू जो है वो जनरेट हो गया। अदरवाइज उस समय अगर आप सही कह रहे हैं शिवानंद जी कि उस समय अगर और ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स इस पे किए जाते, लेकिन चूंकि आरटीआई उस तरह का, जैसे अब वो इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार अगर चाह लेंगे या कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कोई दूसरा चाह लेगा। देखिए, आरटीआई, एक बात तो हमें समझ लेनी चाहिए, आरटीआई किसी किसी की प्रायोरिटी नहीं है। झारखंड को आप देख लीजिए, झारखंड में कितने समय से वहां इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त नहीं हुए, और उसके बाद अब जा करके जब इनको खुद जब जरूरत पड़ गई फिर वापस वो सत्ता में भी आए। एक बार तो ऐसा समय हो गया था कि इनको खुद आरटीआई लगानी पड़ गई थी वहां की जो रूलिंग पार्टी है, और उसके बाद उस पर सुनवाई कौन करेगा वो विषय भी हो गया था। लेकिन अब जो है वापस जब सत्ता में आ गए हैं वो रूलिंग पार्टी, तो फिर वही हाल है वहां पर, अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो लोगों की प्रायोरिटी नहीं रहती है शासन, किसी भी पार्टी किसी भी सरकार हो, उनकी प्रायोरिटी नहीं है आरटीआई। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जानना है कि ये मान लेना है कि ये इनसे इनकी प्रायोरिटी नहीं, जब तक हम उसको लोगों के बीच में वो विषय ना बनाए कि भाई लोग किस तरह से प्रभावित होंगे। अभी जब बात होती तो हम लोगों को बोलते हैं कि अच्छा अब 8-1 लग गया, अब लोग आते हैं। भाई आप किसी के भी सपोर्टर, किसी पार्टी सपोर्टर हो, लेकिन हम जब उनको बोलते हैं अच्छा अब ये देखिए अब तो ये हो गया अमेंडमेंट, अब इसमें हो गया, बोलते अरे ये कैसे हो गया। अब उनको लगता है अच्छा अब ये तो अब नहीं मिल पाएगी इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज, लेकिन वो कितने बहुत ही कम लोग हैं जो आरटीआई का उपयोग भी करते हैं। तो इसीलिए उसका जो इम्पैक्ट जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चलना चाहिए, पढ़ना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। सर, पत्रकारिता सही जगत सही जो है, कह रहे हैं पत्रकार सर। जो है, राहुल पत्रकार सर, जो है इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है, जिस तरह से प्रावधान है वो बोर्ड गठित होने के बाद में, इसलिए वो इंटरेस्टेड अभी हो गए हैं। यही चीज उनको पहले बताई जा रही है।
ये अब बाद में बताई जा रही है शिवानंद जी। अगर नहीं, नहीं, अरे ये क्या बात है यार, आपको पहले आपको बताया ये था। हम लोग कितने बार वीडियो डिस्कस दिखा कर चुके देंगे हैं, हमने आपको, 10 न्यूज लगातार घंटे में मीटिंग करी इस पे। नहीं, शिवानंद नहीं, सर ने इस पर 10 बार मीटिंग करी है सर, ये सबको पता है, लेकिन लोग उस समय नहीं, अवेयर नहीं होना मेरा चाह ये रहे कहने थे। का मतलब है साहब, मेरा ये कहने का मतलब है और साहब आप कि भी सत्येंद्र जी, जो आप भी आते थे, आप भी आते थे नहीं, और बरोबर है, पूछते थे और बरोबर है हम सर। बताते थे आपको। मैं ये बात कह रहा हूँ चलिए, साहब कोई कि बात नहीं, हमारी बताते थे सरकार हमें उसका इससे क्या करोगे, धार हमें भर इससे लोगों घबराना नहीं को। चाहिए सत्येंद्र जी। पत्रकारों को तो इससे घबराना नहीं चाहिए। इस पेनल्टी से, 250 करोड़ की पेनल्टी से आपके पास नोटिस आ जाएगा 250 करोड़ का, तो आपका स्टेटस सिंबल बन जाएगा नहीं 250 सर, करोड़। मेरा ये कहने का मतलब है साहब कि पत्रकार जो हमारे जिले के जो पत्रकार थे साहब, जब ये बात बोली गई मंच से, तो कई पूछ रहे थे साहब कि ये क्या होता है यार, तो कई को तो मालूम नहीं था साहब। कल की बात बता रहा हूँ साहब कि आम चलिए। पत्रकारों को तो धीरे अभी भी धीरे मालूम मालूम चल नहीं है जाएगा। साहब। राहुल चलिए। सर। हाँ राहुल सर, और मैं ये पूछना चाहता था कि जब से ये डीपीडीपी एक्ट लागू हुआ है और इम्प्लीमेंट होगा, तब से मतलब जैसे पुराने मामले लंबित है तो उसमें तो इसका हवाला नहीं दिया जाएगा ना? नहीं, नहीं, पुराने लंबित मामलों में उसका हवाला नहीं दिया जाएगा। वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। जिस दिन से एक्ट लागू हुआ है, ऑन द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हाँ सही है। नोटिफिकेशन जब आया है, नोटिफाइड हुआ है, गजट नोटिफिकेशन जब जारी हुआ है, तो वो स्टेट में, जैसे सेंटर ने स्टेट को भेजा, स्टेट नोटिफिकेशन जारी करता है कि इसमें ये अमेंडमेंट किया गया है, उस दिन से ये एक्ट प्रभावशील होता है। और उस दिन जो उसके बाद जो पीआईओ ने, मान लीजिए कि सेक्शन 81J का अगर यूज किया है, तो वो नए एक्ट के तहत ही होगा। लेकिन उसके पुराने जो प्रोविजन है 81J के तहत, मान लीजिए 2020 का मामला है जहां पीआईओ ने कुछ डिसीजन लिया है, तो उसमें तो इंफॉर्मेशन कमीशन डिसाइड करते हुए ये बोल सकते हैं कि भाई चलिए, आपने ये किया है तो 81J का प्रोविजन तो ये कहता है, तो वो पुराने एक्ट का जो वो रहेगा, उस हिसाब से वो उसमें हियरिंग होगी। वीरेन लेकिन ठक्कर ऐसा जी नहीं से कि, जी बताए आत्म जी साहब। वीरेन ठक्कर जी मौजूद है ना? हाँ धीरेन्द्र जी हैं। ठक्कर जी, हाँ जी। एक बात अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइए कि जैसे आरटीए एक्ट की धारा 1 में कहा गया था कि 9 धाराएं तो तुरंत प्रभाव से लागू होंगी और बाकी ज्यादातर धाराएं 120 दिन के 120 बाद दिन। प्रभावी होंगी। हाँ जी सर। क्या इसी तरह का गजट नोटिफिकेशन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी जारी हुआ है हाँ, कि ये जिसमें हुआ। आरटीआई पे प्रभाव डालने वाला बॉन्ड तुरंत प्रभाव से लागू हो गया और बाकी नियम बनने के बाद लागू होंगे? क्योंकि अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल के रूल्स और रेगुलेशंस अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए। फरवरी तक जनता की राय, आपत्तियां, सुझाव मांगे गए थे, उनकी अभी समीक्षा चल रही है, हाँ जी तो अभी सर। तक डाटा नोटिफाई नहीं हुए। आत्म जी साहब, एक चीज तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। उस समय ऑलरेडी इसका एक फेज, क्योंकि कई फेजेस में ये एक्ट चल रहा है, जी डाटा प्रोटेक्शन है, तो एक फेज का तो ऑलरेडी जो ये जो आरटीआई एक्ट से संबंधित फेज था, उसके ऑब्जेक्शन और ये सब तमाम चीजें उन्होंने पहले ही कॉल कर लिए थे हम्म 2023-24 के इसमें। हम्म और उसमें उन्होंने किए थे, और उस समय जो ये जब ये लागू हुआ था, तो ये जैसे इसमें एक्ट जो फेज वाइज मैनर में जो रहता है, वो फेज वाइज मैनर में ही, उसमें मैंने जो पढ़ा था उस समय, तो वो फेज वाइज मैनर में उसको लागू करने का प्रावधान था उसमें। अच्छा। ठक्कर तो साहब इसकी बताइए। हाँ जी, हाँ, इसकी सीक्वेंस में बताता हूँ। इस पहले क्या हुआ कि ये बिल था, 4 बार आया, 19, 21, 22, 23। तो इसमें ये जब बिल आया तो बिल के टाइम पे ऑब्जेक्शन इनवाइट किए थे एक्ट बनने से पहले। ये पहली स्टेज थी। फिर जब एक्ट बन गया उसके बाद फिर ये तो सभी एक्ट में होता है कि इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 1 और मोर स्टेजेस। जैसे एडवोकेट्स एक्ट है, संविधान भी 2 बार लागू हुआ, मतलब पहले 26 नवंबर को, बाद में फिर 26 जनवरी को। तो वो पार्ट में लागू किया जा सकता है। आरटीआई एक्ट में भी ऐसा हुआ था। तो कुछ प्रावधान जो है, लेकिन जो राहुल सिंह साहब जो बोल रहे हैं वो नोटिफिकेशन, चूंकि मैंने पढ़ा नहीं है, जैसा मैंने बताया कि इट इज नॉट अवेलेबल ऑन मेटी वेबसाइट, या कोई इस पे भी नहीं मिला राष्ट्रपति भवन की या किसी वेबसाइट पर, तो वो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए एग्जैक्ट कौन से सेक्शन लागू हुए हैं। जैसे आईपीसी है, हमको मालूम है कि भारतीय न्याय संहिता अभी लागू नहीं हुआ है, एक सेक्शन 106(2), तो 106(2) छोड़ के लागू हो रहा है, बाकी सब ये उसमें आ गया है, हमने पढ़ा है तो हमको पता है। तो इसमें एग्जैक्ट पता नहीं है। और दूसरी बात जो अभी हो रही है, तो और अब जो राहुल जी ने वो नोटिफिकेशन देखा स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर कि जिसमें कहा गया है डाटा प्रोटेक्शन बिल का जो धारा 8 से जुड़ा संशोधन है वो उसको लागू करने की जानकारी दी गई थी इसमें। वो पढ़ा नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो अभी जो ऑब्जेक्शन इनवाइट किए गए, दे आर ऑन डीपीडीपी रूल्स। ये रूल्स। रूल्स किए गए, तो ये फर्क है। पहले बिल था, अभी रूल्स के ऑब्जेक्शन इनवाइट किए गए, ये फर्क है इसमें। जी। धन्यवाद।
वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब, एक बात है कि सर ये राज्य सरकार इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये लागू होगा कि नहीं होगा सर, ये थोड़ा जरा जानकारी। मैं बता रहा हूँ इसमें कि आरटीआई, देखिए आरटीआई में क्या है कि रूल मेकिंग पावर सबके पास है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट का मतलब सेंट्रल के मामले में सेंट्रल और स्टेट के मामले में स्टेट। डीपीडीपी में ऐसा नहीं है। डीपीडीपी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है, स्टेट को कोई पावर नहीं है। तो इसमें सेंट्रल जब से लागू कर देगा तो स्टेट गवर्नमेंट को केवल कम्युनिकेट किया जाता है, जो भी चीफ सेक्रेटरी राज्यपाल वगैरह है, और बाद में वो लागू हो जाता है। केवल वो पब्लिसाइज करना है उसको, वो अपने तरफ से उसको नोटिफाई या ये करने का कोई उसमें प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो सेंट्रल के पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। तो इसलिए ये इसमें मेन फर्क है। आप इम्प्लीमेंटेशन में देखिए, आरटीआई आरटीआई भी वैसे तो सेंट्रल एक्ट है, लेकिन फिर भी उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स है, जैसे रूल मेकिंग पावर्स। तो जो रूल्स है वो सब अपने अपने बनाते हैं। इवन रेगुलेशन मेकिंग पावर है, तो सभी सूचना आयोग अपने अपने रेगुलेशन अलग से बनाते हैं। तो ये पावर्स उनको दिए गए। जो इवन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपने अपने पावर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, या फिर जो राष्ट्रपति, राज्यपाल या यूटी एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेकिन ऐसी सिचुएशन इसमें नहीं है। तो इसलिए डीपीडीपी एक्ट जो है, इसमें पूरे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। ऐसा ही आईटी एक्ट में भी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसमें भी पूरे पावर सेंट्रल के ही है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। दे आर ओनली कम्युनिकेटिंग एंड डिसमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन पब्लिक टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसमें ठाकर जी एक और इशू है जो हमें नहीं लगता कि ये व्यवहारिक रूप से सही है, जो उठाया जा रहा है कि पत्रकारों पे 250 करोड़ या उससे ज्यादा तक की पेनल्टी हो सकती है। क्या ये व्यवहारिक कैसे संभव है? क्योंकि ये जो भी लागू करेगा वो भी ये भी देखेगा कि इस पेनल्टी की वसूली भी हो सकती है क्या, उल्लंघन नहीं, करता है कि सारी प्रॉपर्टी को नीलाम करके वो भी। तो रवीश कुमार का शगुफा है वो, एक्चुअली वो उसको थोड़ा यही सा यही हम मिर्च कहना मसाला लगा चाहते हैं। करके प्रेजेंट हाँ, करना है, तो उन्होंने वो कर दिया वैसा। इस प्रावधान की अभी व्याख्या, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, वो सब पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता व्यवहारिक दृष्टि से। सत्येंद्र जी तो वैसे ही तैयार है साहब 250 करोड़ के नोटिस के लिए, उनको कोई डर नहीं है। इसमें लिखा है अप टू, इसमें लिखा है मैक्सिमम। तो ऐसा होता है कि जैसे आप, जैसे फॉर रोड एक्सीडेंट आप क्लेम करते हो, तो रोड एक्सीडेंट में क्या होता है कि बिल बताना पड़ता है, आपका व्हीकल का रिपेयर का बिल कहाँ पर है, आप कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहे, आपकी वेजेस का लॉस कितना हुआ, ये सब हिसाब बताना पड़ता है, तब कॉम्पेंसेशन मिलता है। तो जैसे 7 साल की कैद है, अब 6 महीने से 7 साल की कैद है, तो कैसे तय करता है जज? तो मैजिस्ट्रेट ये देखता है उसमें कि भाई इसमें सरकमस्टेंसेस क्या थे, प्रोवोकेशन कितना था, अपराध करने के पहले क्या किया, अपराध कैसे हुआ, अपराध करने के बाद क्या किया, पछतावा हुआ कि नहीं हुआ, उसका चाल चलन कैसा है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। और उसके बाद फिर जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है तो ये किया जाता है। तो 250 करोड़ जो है, ये एक हवा खड़ा किया गया है कि 250 करोड़ नहीं है वो, इट इज मैक्सिमम 250 करोड़, इट इज अप टू अप टू it could be 10,000 or तो 10,000 too. सत्येंद्र जी इस दायरे में नहीं आते। सर मैं तो बिल्कुल नहीं आता हूँ। आरटीआई में 25,000 की प्रयोग। किरण किरण जी, आनंददीप सर हमारे बीच में मियां नवार जी हैं। मियां नवार जी, स्वागत है। बताएं ये जो सूचना, जो आपने कर्नाटक के सूचना आयुक्त का काम तमाम आप लोगों ने किया है, हाँ, इसके बारे में कुछ बताएं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग कर्नाटक में? और भी थोड़ा है सर, अभी 3 लोगों का जो निकालना है उसके बारे में चला हुआ है कार्रवाई। अरे तो आप यार हाँ, यहाँ पे लीक मत करो, आप चुप रहो, मत बताओ वो चीजें, नहीं वो सुन लेंगे। ऐसे उनको निपटा पाएंगे। तो वो तो सही है। तो चला हुआ था, बहुत ही अंदर अंदर ही चल रहा था इसका जो निपटाया ना इसे। ये बहुत दिन से दोनों तरफ से कर रहा था, ये अप्लिकेंट को भी और बाद में पीआईओ को भी फोन करके। और इसने ये और एक काम किया सर, इसने क्या किया मालूम है? 8-1 में पीआई से ही कंप्लेंट ले रहा था ये। 8-1 में पीआई से कंप्लेंट लेके जो पीआईओ होता था कहता था कि नहीं 15 अर्जी डाल दिया है, आप हमको मार्गदर्शन कीजिए, हमें अभी 25 अर्जी को कैसा 25 एप्लीकेशन को क्या हमें लिखना है, कुछ हमें मार्गदर्शन कीजिए, ऐसे लेटर लेता। लेके एप्लीकेशन करके हम अभी अपील नहीं गए रहते तभी उनको ये दे देता अर्जी एप्लीकेंट को कि तुम हाजिर हो जाओ, तुम्हारे पर कंप्लेंट है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपके ऊपर कंप्लेंट किया हुआ है, आपको वापस आ जाओ। मतलब आरटीआई एक्ट में संशोधन कर दिया उन्होंने। हाँ, संशोधन कर दिया, क्योंकि कि एप्लीकेंट अब हाजिर हो, पीआईओ का कंप्लेन आया है। हाँ, 8-1 में अब जो अर्जीदार होता है उसके लिए है वो 8-1 है।
लेकिन इसने क्या कर दिया कि 8-1 को इसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये दे दिया उठा के। बहुत में तो सारे साफ साफ चीजें, लिखा है, 8-1 बहुत में तो सारी बिल्कुल चीजें स्पष्ट हुई लिखा है। है कि किन मामलों में सूचना नहीं दी जा सकेगी, साफ साफ लिखा है, नहीं, उसमें भी लेकिन लिखा जो मार्गदर्शन है की। कि वो जो सूचना नहीं दी जाती उसी पर हाँ, हाँ एट उसी पर कि मतलब ये सूचना हमसे मांग रहे हैं, और ऐसा वो कंप्लेन लेते थे और पूछते थे अप्लीकेंट से कि तुम ऐसी सूचना क्यों मांग रहे हो, कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ी ये सूचना मांगने की। हाँ तो उसी को ब्लैक लिस्ट कर देते थे। ऐसे ही है मियां नवाज जी। हाँ, सेम 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 सर, सेम वैसे ही ले रहे थे वो। अभी अभी जो डीपीटीपी एक्ट के बारे में जो खुल्लम खुल्ला आपने बहुत सारा ज्यादा वक्त डिस्कशन किया है ना, जब मैंने आपके ग्रुप में से पढ़ा है वो आरटीआई एक्टिविटी से ज्यादा पत्रकारों पर ही ज्यादा पड़ता है उसका इम्पैक्ट। क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं, वो तो सीधा सीधा वो छापना पड़ेगा ना नाम। अभी जाकर हम अगर कोई भी एक ऑब्जेक्शन आया हुआ है, समझिए मिसाल के तौर पर एक इंसान के ऊपर कंप्लेंट हुआ है कि उसने आज कुछ चोरी किया हुआ है। अब हम लोग पत्रकार उसके पास जाके उसे पूछना पड़ेगा तेरा नाम छापना है या नहीं है, तेरा नाम के ऊपर आज कंप्लेंट हुआ है, कंप्लेंट छापना या नहीं है। अगर हमने उसे उसे पूछे बगैर हमने छाप दिया, वो सीधा जाके डीपीटीपी के जो ऑफिसर होंगे उनके पास कंप्लेंट ठोक देगा, तो हमें सीधा सीधा गिरफ्तारी मिलेगी बहुमान में। बहुत सही सारी है। ऐसी चीजें, उसका इनफैक्ट आरटीआई कार्यकर्ताओं से ज्यादा प्रेस वालों को कंट्रोल के लिए है वो, यूट्यूबर्स, वही वही फेसबुक है लाइव वही वालों के वही लिए ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो। उससे आरटीआई कार्यकर्ताओं को हमें कुछ होगा 8J1 में, लेकिन हमारा जब भी पड़ेगा, जब मैंने देखा उसको बैठ के, अगर जो सही तरीके चंद चंद चीजों में आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो अगर कामगारी का है, जो जिन जिन चीजों का जो डिफरेंट है उनमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन जो ये वोटर आईडी का, जो एनपीए किया हुआ है, ऐसे चीजों का, या ट्रांसपेरेंसी का, या बाद में जितने लोगों को तुमने ये साल में जॉब के लिए लिया हुआ है, जो कॉल आउट हुआ है, उन चीजों में आरटीआई को इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन पत्रकार को तो सीधा सीधा लपेट में ले लेगा वो, हर चीज पूछ के करना पड़ेगा वो। क्योंकि सही साहब बात। सबसे ज्यादा पत्रकार है ना सूत्रों के हवाले से ही देते हैं ना। हाँ 70% खबरें तो सूत्रों के हवाले से ही जाती नहीं सतन जी, हाँ आपका 2:30 तक और बच गया, चिंता मत कीजिए। मैंने भी ज्यादातर, मैं भी पत्रकार ही हूँ। तो मेरा तो जिंदगी 20 साल से मैं पत्रकार हूँ। अभी अभी मैंने 10-12 साल से मैं आरटीआई कर रहा हूँ। मैं तो मेरा पहला तो प्रोफेशन मेरा आप पत्रकार ही आप है। आप एक बात और बता दो यहाँ पर फोरम में, आपको हाँ जो ब्लैक लिस्ट किया था कौन से सूचना आयुक्त ने किया था और उसकी स्टेटस क्या है इस समय? हाई कोर्ट से आपको कुछ रिलीफ मिला? नहीं, स्टे हो गया है सर, स्टे हो गया। मैं तुम्हें नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग में तुम्हें मैं ये दे दूंगा ऑर्डर कॉपी। स्टे हो गया है हम्म। वो स्टे हो गया है। उसका सत्यन, हमें सत्यन ने किया था। हम्म। सत्यन करके एक माहिती आयुक्त है, उसने किया था, हमें ब्लैक लिस्ट है। अभी हम्म। हम उसके लिए तीन तीन स्टेप में कानून लड़ रहे हैं। अभी तो एक हमारे फ्रेंड का जगदीश का हो गया है, ये हो गया, वो उसका काम पूरा ये हो गया, उसका स्टे हो गया, ऑर्डर आ गया होगा शायद, आपको मैं ऑर्डर डाल देता हूँ। अभी हमने स्टेप वाइज किया था, स्टेप वाइज किया हुआ था हमने। अभी नेक्स्ट वीक में हम 5 लोगों का हो रहा है, जगदीश हम्म। और मेरा और शंकर है, Yes. और एक 4 लोगों का है। शंकर Uh, है, और बाद में कौन है, रवि, और बाद में Brother, मंजुनाथ है, और मेरा। one we are already got the stay order, that is Jagdish stay order. That is writ petition number 7753/2025. It has already been stayed. Yes, हमारा we सब are in है, line. और 5 Yes. लोगों का भी हमारा Okay, but पिटीशन that's रेडी good. है। Yes. ईद के Unless we get it, otherwise we will be in problem, sir. They use this हाँ order to even to हाँ blacklist others here. Once we get हाँ। a stay, I think it will be, we can put an end to this type of blacklisting and all here. सर नहीं, And हम otherwise, हमने वैसा प्लान नहीं बनाया। yes. हमने वकील के साथ बात करके पहला हम एक एक केस का ले लेंगे, बाद में हम ये करेंगे कि उसे क्लब करेंगे। उसने क्या किया है कि 100, 200, 300, 400 ऐसा केसों को ये कर दिया है ना। तो अभी हम एक एक पिटीशन जाएंगे तो कमी पे 200, 300 पिटीशन करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया है कि हम एक को ले लेंगे, उसी के हिसाब से बाकी के जितने भी उसने जो सिया केआईसी की जो नंबर दिया हुआ है उसे ऐड करके एकदम पूरा स्टे ले लेंगे। जब क्रॉस को जाएंगे
तो तब डिस्कशन चलेगा कि क्या हकीकत में है। लेकिन अभी तो वो अभी रिटायर्ड हो जाएगा अगले महीने। लेकिन अभी बात चली हुई है कि सत्यन को कुछ डैमेज करे, जो हमने हमें डैमेज किए हुए थे वो कि हम लोग सही नहीं है, हम लोग पैसा वसूली कर रहे हैं, हम लोग जो ऑफिसर से पीआई वो है उनसे पैसा मांग रहे हैं, हम मिस यूज कर रहे हैं। अभी तो हमने ऐसा ठप्पा दे दिया है कि हमने मिस यूज तो कर रहे हैं, तो इसे साबित नहीं कर पाए थे वो, लेकिन तुम भ्रष्टाचारी हो हमने साबित कर दिया। अभी हमें क्या कह रहे हैं उनको कि तुम्हें जो मिसयूज हो रहा है ना, बताइए जहां पे मिसयूज हो रहा है, तुम्हें कोड करिए यहाँ पे मिसयूज हुआ है, यहाँ पे तुमने मिसयूज किया है, या आपने ये किया हुआ है। मिसयूज और ब्लैकमेलिंग के केसेस तो आजकल कोर्ट में एक भी सिद्ध नहीं हुए हैं। आरोप तो बहुत सारे लगे हैं लेकिन कोर्ट में आज तक एक भी सिद्ध नहीं हुए हैं, है ना। कोर्ट में आज तक पूरे इंडिया का शिवानंद जी, इसमें और एक बात है, even before blacklisting or imposing penalty is not at all permissible under the law here. It's totally, there is no provision at हाँ all. वो तो There is चर्चा no हुई provision at all, first. And second, बिल्कुल सही। even blacklisting they are doing on the basis of the order issued by the Madhya Pradesh. I am unable to get not Madhya Pradesh, Gujarat. Sorry, Gujarat order. But even then, sir, if they want to do it, they should not, they should have issued show cause notice before blacklisting. Here, the principal justice, natural justice principle का पूरा हरण हुआ है. They have not followed the natural principles of natural justice in dealing these cases. That is the only ground this will get struck down. Yes, this order should be struck down only on this basis only. But till then, unless we get a stay, they will have the upper hand. They use the same orders even to blacklist others here. The one thing, as soon you get it, please send it to us also here so that we can bring it to the knowledge of the commission also. Henceforth, no such similar orders could be made by any other information commission. So we have to do it. That is the thing. सर अभी ये सर ने कहा कि गुजरात के ऑर्डर में इन्होंने दूसरा स्टेप को कॉपी कर लिया है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में जज साहब ने क्लियर कर दिया है कि ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। पूरा क्लियर में लिख दिया है वहां पे। Can you get me the order? Will you send me the order? That is what we wanted it here. शिवानंद सर जी, one minute सर। शिवानंद सर जी, फर्स्ट स्टेप में गुजरात हाईकोर्ट के जज ने क्लियर कर दिया है, ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते आपने, ब्लैकलिस्ट करने के लिए आपके पास प्रोविजन नहीं है। लेकिन नीचे आके उन्होंने क्या कह दिया, जो भी है उस केस को जो एप्लीकेंट था उसने नहीं हाजिर हुआ, इसलिए मैंने डिसमिस कर रहा हूं। तो सीधा लिख दिया, डिसमिस कर दिया हूं मैं करके। लेकिन उन्होंने ये जो डिसमिस एक अलग केस है, डिसमिस एक अलग बात है, वो तो अक्सर हो जाता है। लेकिन देखिए सूचना आयुक्त किया हुआ है, सही है, ये वर्ड को कहीं पे भी उन्होंने लिखा नहीं है वहां पे। सूचना यहाँ और एक तो बात है, वो ठीक है करके नहीं बोला है वो। यहाँ और एक तो बात है, रेगुलेशन सेक्शन 15 में लिखा है, 15(2) में साफ लिखा है, एपीलेंट और कॉम्प्लेनेंट हियरिंग, सेकंड अपील में हियरिंग में हाजिर होगा कि नहीं होगा, वो अपना उसका मर्जी है। ठीक है सर, ये तो नहीं कर सकता है। इसी कारण डिसमिस भी नहीं कर सकता है। समस्या इस बात की है, अभी जो अपॉइंटमेंट हो रहा है कमीशन, इन लोग को आरटीआई एक्ट का एबीसीडी पता नहीं है, समस्या यह हो रहा। और जो अपॉइंटमेंट कर रहा है वो भी ऐसा ही उतना ही घटिया है। देखिए सेक्शन 21 ऑफ आरटीआई है, इसमें साफ बोला है कोई एक्शन नहीं ले सकता तुम अपीलेंट या कॉम्प्लेनेंट के खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। कौन हिसाब से वो इसको ब्लैकलिस्ट कर रहा है, उसका क्या जिम्मेदारी है ये क्या? ठीक है, कहाँ पे लिखा है कानून में? सर जी, हमने वही सवाल उठाने के बाद चापरासी, सुनिए, चापरासी, घूसखोर, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जितना है ना, ये 95% इनकॉम्पिटेंट होता है। लोग को लाके पूरा बेड़ा गर्क कर दिया आरटीआई एक्ट का। सीआईसी एसआईसी को भी आप बोलिए, ये लोग का कुछ पता नहीं है आरटीआई एक्ट का। हाँ ठीक है, वो चीजें अपन समझ गए, वो तो गुस्सा आपको जाहिर है जायज हुआ, आप उतार रहे, लेकिन हो गया, उसको अपन लिमिट में ही रखेंगे। ये तो बार बार ही चर्चा हो रही है कि इनकम्पिटेंट लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। आत्मदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? विश्वास जी ने सही कहा कि आरटीआई एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी अपीलांट या शिकायतकर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोई अपील या शिकायत खारिज की जा सके। ये स्वैच्छिक है।
सुनवाई में उपस्थित होना ना होना, आदमी अपनी असमर्थता से सूचित कर सकता है सूचना आयोग को कि मैं सुनवाई में इस कारण से उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, और साथ में अपना लिखित कथन भी भेज सकता है कि ये इस सुनवाई के लिए मेरा ये कथन है, इसको रिकॉर्ड पर लेकर फैसला करें। और अगर कोई अपिलांट या लोक सूचना अधिकारी में से एक या दोनों ही उपस्थित नहीं होते हैं लंबे समय तक, कई मौके देने के बाद भी, तो फिर मेरिट के आधार पर उस अपील या शिकायत को डिसाइड करने का अधिकार सूचना आयोग को होता है। केवल एब्सेंस के आधार पर तो नहीं खारिज की जा सकती, ये तो क्लियर है जी। सर अतुप्त सर, मुझे एक बताइए, अगर एक एप्लीकेंट ने जो एप्लीकेशन किया हुआ है, समझो कि 100 एप्लीकेशन है, तो उस वक्त अगर वो जो एप्लीकेशन में जो किया पूछा हुआ जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन 4/1 ये 4/1 बी में है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को तो दिए बगैर तुम मेरी एप्लीकेशन को डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते है ना? नहीं, देखिए सेक्शन 7(9) में क्या बोला है, एप्लीकेंट जिस हिसाब से, जिस स्टाइल पे, जिस मैनर में इंफॉर्मेशन मांगेगा पीआईओ को उसी हिसाब से देना होगा, एक नंबर। दूसरा बात है, आरटीआई एक्ट में कहाँ लिखा है ये एप्लीकेशन 100 डाल सकता है कोई एप्लीकेंट, या 200 डाल सकता है, या 2 डाल सकता है, साल में 5 डाल सकता है? कोई लिमिटेशन के बारे में कुछ लिखा है आरटीआई एक्ट में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो गधा कमिश्नर कहाँ से आता है, अपना अपने व्याख्या देता है। आशीष नारायण जी, आप थोड़ा सा बहुत ज्यादा कभी कभी बोल जाते हो, थोड़ा कंट्रोल करके बोला करो आप यार। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये लोग, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है, फिर भी लैंग्वेज का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। शिवानंद चलो जी ठीक को है। बार बार वेलकम की तरह बोलना पड़ता है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। सर क्योंकि हाँ ये नहीं, सब्र का हद टूट जाता है ना, तो वैसे अल्फाज आते हैं सर। हमने नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सब्र सर सब्र सुनिए, करना पड़ेगा, नियम कानून से ही चलना पड़ेगा, लड़ाई थोड़ी ना करेंगे, ठीक गाली थोड़ी है देंगे, ठीक आप है सुनिए सर बात। के, नहीं नहीं, हम भी सर के जानिब से आपको सॉरी बोलेंगे, लेकिन जब हमने 3 महीने से अपने सर पे फाइल ढो के फिरा है, हमने नहीं नहीं, अपना हक के लिए लड़ना पड़ता है सर, रोड पे उतरना पड़ता है। ये तो सही है ना? सही गलत है ना ये? हमारे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी बिल्कुल। अभिव्यक्ति की आजादी है, चाहे वो और किसी प्रकार से। ओप्पो नहीं, F15 230, ओप्पो F15 230 जो हैंड रेज किए हुए हैं, आपका क्या प्रश्न है? अपने आप को अनम्यूट कर लें, ओप्पो F15 230 समथिंग। रिंकू यूपी से, रिंकू बताएं। सर रिंकू जी, नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर मेरी सर? हाँ जी, आवाज आ रही है। सर मेरा सर प्रश्न ये है सर, मैंने सर एक मैटर में सर पुलिस से चार्जशीट की डेट मांगी थी सर, किस डेट को मेरा लेटर चार्जशीट भेजी गई है सर, या न्यायालय को पेपर भेजे गए, तो सर वो सीडी का जिक्र करके सर उसको देने से मना कर देते हैं, 8(1)J और सीडी सीडी दे नहीं सकते हैं सर, सीडी का हिस्सा है सर वो डेट वगैरह जो चार्जशीट कोर्ट में भेजी इसमें जा सर रही है। कुछ नहीं, डेट डेट देने में क्या है, आप केस डायरी आपको ना दें वो एक अलग बात है, चालान यदि हाँ पेश जी नहीं सर। होते, चालान तो पेश हुआ है तो केस डायरी भी शायद दे दी जाती है। कई सारे ऐसे आदेश और चर्चा पहले भी हुई है, लेकिन डेट तो उनको देना चाहिए था। आमदीप डेट सर, अ, राहुल सर भी हैं कार्यक्रम में, तो इस तरह से तो बहुत सारे आदेश राहुल सर के ही हैं, जिसमें बहुत सारी पुलिस से संबंधित जानकारी देने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। राहुल सर, क्या प्रश्न क्या था शिवानंद जी? सर मेरा सर केस ये है कि सर मेरे केस में सर एफआईआर में सर चार्जशीट भेजने का डेट पूछ रहा हूँ सर, मैं यहाँ से थाने या सीओ ऑफिस से डेट को सर चार्जशीट भेजी गई है सर वो, तो सर वो कहते हैं सीडी का हिस्सा ये हम दे नहीं सकते हैं सर, हम 8(1)J है ये वगैरह इस करके मना कर देते हैं। नहीं, वो आप ही की चार्जशीट है, आप ही जी का सर। केस है, तो वो तो हाँ आपको जी दे सर। सकते हैं। और दूसरा, कोर्ट के जो रूल्स होते हैं कॉपिंग के, उसके तहत भी हाँ जी। आपको एक बार चार्जशीट जब आ जाती है कोर्ट में, तो वो उसकी कॉपी तो वैसे भी आपको मिल जाएगी। कॉपी नहीं मांग रहे सर, डेट मांग रहे हैं, किस डेट को भेजा गया है सर यहाँ से सर, अच्छा, डाक डिस्पैच हुआ है सर, पत्रांक संख्या रजिस्टर, आवक जावक हाँ रजिस्टर की सर हाँ, तो डेट आप जब तो कॉपी। मिल जाएगा आपको, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सर वो वो एट तो बजे और सीडी का सर नहीं वो भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर, सीडी नहीं देनी है, सीडी सीडी का जिक्र करते हैं सर बार बार सर। नहीं, बोला ये चाहिए ही नहीं हमको। हाँ जी सर। आप उसमें, आप अपना उसमें ऑब्जेक्शन लिख के भेजिए कि ये हमको नहीं चाहिए, जो हमें हमें चाहिए सिर्फ डेट, इसकी डेट चाहिए, तो हमें जो जावक रजिस्टर है उसकी कॉपी दे दी जाए।
उसको सर वो गोपनीय रजिस्टर बता देते हैं सर, वो कुछ रजिस्टर मांगते हैं आवक जावक या डाक डिस्पैच, ये गोपनीय आप दस्तावेज है सर, सेक्शन 10 उसके का लिए जिक्र क्या करें? करिए। इसमें देखिए मेरा एक ऑर्डर था रिंकू जी, जिसमें पुलिस के साथ ये होता है, क्या होता है कि वो कई बार जो उनकी जो सीआईडी शाखा होती है और जो उनके दूसरे संवेदनशील पत्र होते हैं, तो कई बार उसके रजिस्टर में वो पूरा सब्जेक्ट जो लिखते हैं वो पूरा मेंटेन कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई एमपी आ रहा है, तो एमपी के लिए उसका थ्रेट परसेप्शन है ना, और तो उसमें सब्जेक्ट में पूरा जाता है, तो वो पूरा की पूरा सब्जेक्ट में वो जावक रजिस्टर में वो पूरा 4-5 लाइन का सब्जेक्ट लिख देते हैं कि ये था। और साथ में फिर वो तो कई लोगों का पुलिस, जैसे एमपी में पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऐसा ही है, जिसको मैंने चेंज किया था। लेकिन फिर सेक्शन 10 आता है, तो 10 में सिविलिटी क्लॉज है, तो उसमें वो जो उनको प्रॉब्लम है दूसरे हिस्से की, दूसरों की कुछ ऐसी संवेदनशील इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, तो आप उनको बोलिए कि सेक्शन 10 के तहत आप बाकी सारी जानकारी आप उसको विलोपित कर दीजिए, और हमको बस हमारी जानकारी जो है रजिस्टर में वो हमको दे दीजिए। सर मैंने सर धारा 10 के अंतर्गत छुपा के सर सूचना मुझे दे दे बोला था सर, बट वो ये कह रहे हैं गोपनीय रजिस्टर हम दे ही नहीं सकते बिल्कुल भी। नहीं नहीं सर, नहीं, अरे सर ये रजिस्टर रजिस्टर की बात भी नहीं है, ये तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि किस दिनांक को चार्जशीट लेकिन भेजी गई। उनका कहना है, उनका क्या ये रहता है कि जो रजिस्टर जाएगा ना, कॉपी देंगे आप, तो कॉपी में ऊपर नीचे बाकी लोगों की एंट्री है ना, वो सब भी रिवील हो जाएगी। नहीं तो सिर्फ एक लाइन वो लिख करके देते हैं कि आपका आपकी इस चार्जशीट डेट आपसे को। संबंधित इस दिनांक को भेजी अरे गई है वो बस। करने को तो वो कर सकते हैं आराम से। कई देखिए, कई यही तो मैं बोलता हूँ, यूनिफॉर्मिटी नहीं है इस पर। आपने शिवानंद जी बहुत अच्छा ये विषय उठाया है। ऑलरेडी हम लोग कई ऐसे जो रिप्लाईज हैं वो देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसमें खास तौर से, तो उसमें आपने देखा होगा कि कितनी भी इंफॉर्मेशन है टाइप करके बड़ा कैटेगरी वाइज उसका, कॉलम वाइज उसका जवाब दिया जाता है, और वो लिख करके दिया जाता है ना। डेट है तो डेट दे दिया, नंबर है तो नंबर दे दिया, ये इस तरह से करते हैं। लेकिन अब बाकी सब जब स्टेट में देखिए तो उसको बड़ा अलग सिस्टम है। आपको अगर डेट मांगा है, ये मांगा है, तो वो आपको लिख के नहीं दे रहे, वो लोग उसको अलग से उसकी जो कॉपी कॉपी पूरी कॉपी भेज देंगे। अब आप डेट निकालते रहिए, जैसे इनके केस में इनको रजिस्टर की कॉपी दे दी, अब आप उसमें ढूंढ लीजिए आपकी एंट्री कौन सी वाली है, उससे आपको डेट पता चले। मतलब रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं करते हैं, मतलब वो जो आरटीआई एक्ट में कहा भी गया है कि अलग से रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करना है, तो हमारे यहाँ तो नहीं क्रिएट करने के चक्कर में ज्यादा उसको उलझा दिया है। नहीं वो उलझा दिया है सर, वो क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि दूसरा कागज आप क्रिएट नहीं कर सकते इस तरह से कि मतलब कोई यदि टीएस की कॉपी मांग रहा है तो दूसरा टीएस बना के आपन नहीं दे सकते। लेकिन ये है कि कोई डेट मांग रहा है या कोई ऐसे नाम मांग रहा है तो ये तो सिंपल सा है, 2-4 लाइन लिख करके ये तो देना ही पड़ता है। और आरटीआई का जो कवरिंग लेटर बनाते हैं, आप ये इसमें देखे हैं कि कवरिंग लेटर तो बनाते हैं कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी इतने पन्ने की है, 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से इतने रुपए फलाने चालान में या यहाँ पर इसमें जमा करके प्राप्त करें। तो आखिर ये भी चीज तो वो लिख रहे हैं ना कवरिंग लेटर में। तो हम कहते हैं इतना ही यदि वो एक और 2-4 शब्द जोड़ दें कि आपके द्वारा जो चाही गई जानकारी है उसमें हमने आपके प्रकरण क्रमांक इतने को इस दिनांक को कोर्ट को भेज दिया है, तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं होता। वो तो आपको मैचिंग ही रहेगा कि मतलब जो आपके उस रजिस्टर में दर्ज है वही डेट आप यहाँ पे दे रहे हैं। तो या कि आप बिल्कुल ही बिल्कुल कवरिंग लेटर भी बना के मत दो, क्योंकि वो भी क्रिएशन की श्रेणी में आ जाता है। तो वही जवाब आप बना रहे हैं तो 2 लाइन। और जो चीज आपने कही है कि जब सेंट्रल के बहुत सारे आरटीआई रहते हैं जो आते हैं, उसमें कॉलम वाइज वो जानकारी 1 नंबर 2 नंबर की और वो कॉलम में लिख करके भेजते हैं कि ये जानकारी आपके इससे संबंधित है या नहीं है या जो भी है इस तरह से। तो ये तो हमें लगता है कि जबरदस्ती वाली बात है कि मतलब लोगों को जानकारी नहीं देना है या उनको डिनाई करना है, तो ये बहाने बनाने जैसी बातें होती हैं। तो इसमें इसमें तो मुझे लगता है कि हाँ। शिवानंद जी सर, ये डिनाई का ये एक तरीका है। शिवानंद जी सर, ये ग्रुप में एक जजमेंट डाला है दिल्ली हाई कोर्ट का है, जिसमें ये बताया गया है कि आपकी जानकारी होगी तो 81J का हवाला दे के लोक सूचना अधिकारी मना नहीं कर सकते हैं। रिंकू जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाउनलोड कर लें। ठीक है सर। नहीं वो तो ठीक है, केस बाई केस डिपेंड करता है, लेकिन वो कुछ आदेश हैं इसमें जो पुलिस केस डायरी से संबंधित फैन नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी। और वो आपका गिरीश रामचंद्र देश पांडे और फलाने फलाने कोई 1-2 आदेश हैं जिसकी वजह से दिक्कतें तो होती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है तो उनको मानना पड़ता है। सर इसमें क्या किया जाए सर? सर ने जैसा कहा, कॉपिंग रूल के तहत आप कोर्ट से ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है।
कोर्ट से ही ले लीजिए कि आपका चालान पेश हो गया है तो कोर्ट में तो आ ही गया होगा, कोर्ट से ले लीजिए, उसमें तो आप पार्टी होंगे, वहां पे आपके तो मिल वकील जाएगी को। सर, वो बता रहे हैं सर 6 महीने पहले भेज दी, तो सर वो वहां पहुंची नहीं 6 महीने बात इशू सर ये है सर, वो झूठ अच्छा, बोल ये रहे हैं इशू सर। है कि वहां पे पहुंचा ही नहीं है और वो बोल रहे हैं भेज दी, तो फिर अपील पे जाइए, अपील पे जाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक। और कोर्ट में आपको आ गया ना कि नहीं नहीं आई है? हाँ जी सर, पता कर ली, वहां पहुंची नहीं है सर, वो कह रहे हैं हमने नहीं 2 तो महीने लिखित पहले में आया भेज आपके दी। पास? लिखित में आया क्या? सर वो रजिस्टर ढूंढा था सर, वहाँ जो वहाँ केस डायरी सर रिसीव होती है सर, वहाँ कहीं प्राप्ति में नहीं है सर, वो जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं कोर्ट में सर। हम्म। सर ये झूठ बोल देते हैं कि 2 महीने पहले भेज दी, जैसे। सर नमस्ते, मैं सदमान सर बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। सर इस मैटर में जो